हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे गोत्र प्रथा की। इससे पहले हमने एक वीडियो डाला था जाति प्रथा पर। और दोस्तों, आज हम जानेंगे गोत्र प्रथा के बारे में। ठीक है दोस्तों, और संक्षेप रूप से जानेंगे सिर्फ, ठीक है, विस्तार रूप से बाद में जानेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि गोत्र प्रथा है क्या, ठीक है, और गोत्र शब्द ये कहाँ से आया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं, गोत्र प्रथा के बारे में जाने और अपनी जो वीडियो है उसको प्रारंभ करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसको। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर है हमारा जो टॉपिक है ये गोत्र प्रथा। ठीक है दोस्तों, तो गोत्र शब्द का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो दोस्तों, ऋग्वेद में सबसे पहले उल्लेख मिलता है गोत्र का। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी प्रश्न आता है कि सबसे पहला उल्लेख कहाँ मिलता है गोत्र प्रथा का, गोत्र है क्या, तो ऋग्वेद में सबसे पहले इसका जिक्र होता है, इसका वर्णन मिलता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन वहाँ इसका अर्थ क्या होता है, वहाँ गोत्र नहीं होता है, वहाँ उसका अर्थ कुछ और ही होता है। तो वहाँ उसका अर्थ क्या है, वहाँ उसका अर्थ है गोष्ठ। ठीक है, गोष्ठ है दोस्तों, गोत्र नहीं है। ठीक है, तो लेकिन वहाँ इसका अर्थ गोष्ठ के रूप में ऐसे स्थान से था। ठीक है, कैसे स्थान से था, देखिए, जहाँ आर्यों का गोधन पाला जाता था। ठीक है, गोधन मतलब कि गायें। ठीक है, गाय भी क्या था, धन था। अच्छा, जहाँ आर्यों का गोधन पाला जाता था उस स्थान को क्या कहते, गोष्ठ। ठीक है दोस्तों, गोत्र, अब देखो, जो गोत्र है, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। उसके बाद अब उल्लेख मिलता किस रूप में है, गोष्ठ शब्द के रूप में। ठीक है, और उसमें गोष्ठ शब्द किस लिए प्रयोग करते थे, एक स्थान के लिए प्रयोग करते थे। वो स्थान क्या था, जहाँ आर्यों का गोधन पाला जाता था। ठीक है, जहाँ वे गायों को पालते थे। ठीक है, गायों को पालते हैं ना आज भी, गौशाला बोलते हैं। तो उस टाइम क्या था, गोधन पाला, जहाँ आर्य गोधन को पालते थे उसे गोष्ठ बोलते थे। ठीक है, अच्छा, अब अथर्ववेद में देखते हैं। उत्तर वैदिक काल के समय में सर्वप्रथम गोत्र का उल्लेख एक वंश या कुल जाति के रूप में हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, जो अथर्ववेद है, उत्तर वैदिक काल के समय की बात है। अथर्ववेद में ही सर्वप्रथम गोत्र शब्द का क्या हुआ है, उल्लेख हुआ है। ठीक है, और वो कैसे उल्लेख हुआ है, उसमें उल्लेख हुआ है एक वंश के रूप में। ठीक है, एक कुल के रूप में या एक जाति के रूप में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप किसी तरीके से भी इसे देख सकते हैं, मतलब आज के समय में ये कैसे है, ये कुल के रूप में है। ठीक है दोस्तों, जैसे ये कि कुल देवी हो गई, कुल देवता हो गई। ठीक है, तो गोत्र क्या हो गया, एक कुल के रूप में है, वंश के रूप में है। ठीक है, और उस टाइम कैसा था ये, उस टाइम था ये गोत्र वंश के रूप में भी था, कुल के रूप में था और जाति के रूप में। ठीक है, कब, अथर्ववेद के समय। ठीक है, और पहले क्या, ऋग्वेद में क्या था, गोष्ठ था। अब चूँकि ऋग्वेद के बाद ऋग्वेद के बाद सामवेद आया, सामवेद के बाद यजुर्वेद आया, और फिर अथर्ववेद आया। ठीक है, तो दोस्तों अथर्ववेद में गोत्र शब्द प्रॉपर आया। ठीक है, और उसका अर्थ वहाँ पर वंश कुल या जाति के रूप में हुआ। इस प्रकार इस काल में गोत्र प्रथा स्थापित हो गई। ठीक है, अब गोत्र प्रथा कब स्थापित हुई, ठीक है, तो ये उत्तर वैदिक काल में स्थापित हो गई, और इसके प्रमाण कहाँ हैं, अथर्ववेद में। ठीक है दोस्तों, तो अथर्ववेद में गोत्र प्रथा का वर्णन है। चलिए देखते हैं आगे इसमें है, सप्त ऋषियों के नाम के आधार पर मूल गोत्र 7 माने गए। ठीक है, अब देखिए, जो सप्त ऋषि थे उनके आधार पर क्या हुआ, 7 गोत्र माने गए। ठीक है, अगस्त्य नामक 8वां गोत्र अगस्त्य ऋषि के नाम के आधार पर हुआ। ठीक है, सप्त ऋषि हो गए, उसके बाद एक अगस्त्य ऋषि हुए जो 8वें थे। ठीक है, और उनके आधार पर क्या हुआ, 8वां गोत्र अगस्त्य ऋषि के नाम के आधार पर हुआ। और ये कौन थे, ये द्रविड़ संरक्षक संत थे। द्रविड़ किसे कहते थे, दक्षिण में रहते थे। ठीक है, दक्षिण भारत में। प्राचीन शास्त्रकारों ने सगोत्रीय विवाह करने पर चंद्रायण व्रत कर पश्चाताप करने का विधान किया है।
तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि प्राचीन शास्त्रों के अनुसार सगोत्री विवाह करने पर चंद्रायन व्रत कर पश्चाताप करने का विधान किया। ठीक है, यदि अपने ही मतलब गोत्र वाले के साथ विवाह करते हैं, ठीक है, मतलब एक साथ मतलब सेम गोत्र वाले आपस में यदि शादी करते हैं तो एक व्रत है, उसका नाम है चंद्रायन है। ठीक है, उसको रखने से क्या हो जाता है, पश्चाताप करने का विधान किया गया है। ठीक है दोस्तों, प्राचीन शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रकारों के अनुसार। आगे देखिए, स्वर्ण अपने ही वर्ण में किंतु दूसरे गोत्र में। ठीक है, अपने ही वर्ण में सवर्ण किंतु दूसरे गोत्र में विवाह का आदर्श क्या है, विवाह का आदर्श उत्तर वैदिक काल में ही प्रकट हुआ। तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल में क्या प्रकट हुआ, मतलब कि दूसरे गोत्र में विवाह करने का आदर्श। ठीक है, अच्छा, अपने ही वर्ण में सवर्ण हो गए और किंतु दूसरे गोत्र में विवाह करने का आदर्श उत्तर वैदिक काल में प्रकट हुआ। ठीक है, मतलब दूसरे गोत्र में शादी कर सकते हैं। ठीक है, वैदिक काल में ये प्रस्तुत हुआ। ठीक है, ये दिखाई देने लगा। मतलब अपने वर्ण में होने के कारण ही है अंतर विवाह था। क्या बोलते हैं ऐसे, अंतर विवाह। ठीक है, अंतर विवाह एंडोगेमी। ठीक है, अंतर विवाह था। वहीं अन्य गोत्र में होने के कारण ये है बहिर्विवाह। ठीक है, अब देख लीजिए, यदि कोई वर्ण, ठीक है, यदि कोई वर्ण होने के मतलब कि कोई वर्ण अपने ही वर्ण में या गोत्र में कर रहा है शादी तो उसे अंतर विवाह कहते हैं। और दूसरे गोत्र में होने के कारण कोई दूसरे गोत्र में करा सके बहिर्विवाह कहते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है, इसका अपवाद भी था। अपवाद स्वरूप अस्वर्ण विवाह भी होते थे। ठीक है, अस्वर्ण विवाह भी होते थे, जिसकी स्वीकृति के लिए इसके दो भेद किए गए। प्रथम अनुलोम उच्च वर्ण पुरुष निम्न वर्ण कन्या से विवाह। ठीक है, मतलब इसके क्या थे, दो भेद थे। ठीक है, कैसे दो भेद थे, पहला था अनुलोम। अनुलोम में क्या था, इसमें लड़का जो था वो था उच्च वर्ग का। ठीक है, और जो महिला थी, लड़की थी, कन्या थी, वो थी निम्न वर्ण। ठीक है, निम्न वर्ण की और उच्च वर्ण का लड़का था। ठीक है, ये विवाह क्या है, अनुलोम विवाह। ठीक है, अब दूसरा देखिए, दूसरा विवाह है प्रतिलोम। इसमें निम्न वर्ण के पुरुष का उच्च वर्ण की कन्या से विवाह। ठीक है, इसमें बिल्कुल उल्टा हो गया। उसमें उच्च कुल का लड़का था, मतलब उच्च वर्ण का लड़का था और निम्न वर्ण की लड़की थी। इसमें निम्न वर्ण का लड़का हो गया और उच्च वर्ण की कन्या हो गई। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया प्रतिलोम विवाह। ठीक है, अनुलोम विवाह स्वीकार्य, वहीं प्रतिलोम विवाह निंदनीय थे। अब अनुलोम विवाह जो थे वे स्वीकार्य थे, वे लोगों ने स्वीकार किए, लेकिन जो प्रतिलोम विवाह थे जिसमें लड़की उच्च वर्ग की थी और लड़का निम्न वर्ग का था, वो क्या किया, उसकी निंदा की। ठीक है, उसकी जो थी उसकी वो निंदनीय था, उसकी निंदा की, उसकी बुराई की। ठीक है, उस विवाह की। आगे देखिए, इन विवाह प्रकारों के फलस्वरूप जाति का उद्भव हुआ। ठीक है दोस्तों, इन विवाह प्रकारों के स्वरूप जाति का उद्भव हुआ। और दोस्तों हमने बताया था विवाह 8 प्रकार के हैं। ठीक है दोस्तों, जो वैदिक साहित्य है उसमें हमने जो किताबें देखी हैं उनके अनुसार विवाह 8 प्रकार के हैं। ठीक है, और संस्कार भी लिखे हुए हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर जाति का उद्भव है। और हमने ये जो जाति प्रथा है दोस्तों, इसका भी हमने वीडियो पहले डाल रखा है, आप उसे भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, प्लेलिस्ट से जाकर। तो दोस्तों ये था आज का हमारा जो टॉपिक छोटा था गोत्र प्रथा से। तो फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।